हे गाइस, वेलकम टू ऑनलाइन सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस। इस वीडियो लेक्चर में हम एमपीपीएससी का पार्ट 5 कंप्लीट करेंगे और जो कि होगा 40 से 50 तक। क्वेश्चन नंबर 41 टू 50 तक हम इसमें क्वेश्चन कवर करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। एमपीपीएससी का 2016 का है ये पेपर जो हम सॉल्व कर रहे हैं लास्ट ईयर का, लास्ट प्रीवियस ईयर। और कोशिश करो इसको 2x पर देखने की वीडियो को। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं पेपर। लास्ट टाइम तक हमने कहाँ तक 40 तक क्वेश्चन आई थिंक हमने कंप्लीट कर लिए थे। 41 से हमें स्टार्ट करना है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर रेगुलर पेमेंट मेंटेनेंस एक्टिविटी। है ना, कौन कौन से क्या क्या है जो हम रेगुलर पेमेंट मेंटेनेंस एक्टिविटी में यूज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग, तो देखो फॉक्सिल इज द राइट आंसर। यहाँ पे कौन से ऑप्शन है ये तो हमें नहीं पता है, पर फॉक्सिल को हम यूज करते हैं। 3 प्रकार की सील होती हैं, देख लो यहाँ पर 3 प्रकार की सील हम पढ़ते हैं इसमें। कहाँ गया? यस, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 41। ठीक है, 3 प्रकार की सील पढ़ते हैं हम। एक होती है फॉग सील, फर्स्ट वन इज फॉग सील, सेकेंड वन इज लिक्विड सील, और थर्ड होती है स्लरी सील। स्लरी सील, ये 3 प्रकार की सील रहती हैं जो कि जनरली हम सिविल इंजीनियरिंग में या हमारी हाईवे इंजीनियरिंग में हम पढ़ते हैं। तो जो फॉग सील होती है, फॉग सील को हम रेगुलर मेंटेनेंस एक्टिविटीज़ में यूज़ करते हैं, है ना। एक ऐसे ही होता है पैचिंग, ठीक है, वो एक अलग होता है। और मतलब ये रिपेयर करने की 2 मेथड्स होती हैं ना। और ये सब सील कोट्स होते हैं, ये जितने भी हैं ये सब सील कोट होती हैं। देखो रिपेयर करने की 2 मेथड होती है सील कोट, है ना। वन एक होती है पैचिंग, फर्स्ट वन इज पैचिंग, और सेकंड वन जो होती है सील कोट। सील कोट, है ना, ये 2 मेथड्स होती हैं जिसे हम यूज करते हैं सरफेस मेंटेनेंस के लिए। ऑलराइट, तो जो सील कोट है वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए हैं कि ये 3 प्रकार के सील कोट होते हैं। अब इसकी भी अलग अलग रहती है कि जैसे बात रहती है, जैसे स्लरी सील है तो इसमें वाटर का यूज़ करा जाता है क्योंकि इसे स्लरी टाइप बनाया जाता है। और लिक्विड सील है तो लिक्विड क्या होता है कि ये एक लिक्विड टाइप का विटामिन रहता है, लिक्विड टाइप का रहता है। और इसमें क्या होता है कि एग्रीगेट का भी यूज़ करते हैं। और ये जो रिवेलिंग हो जाती है, जहाँ पे हमारा पेमेंट रिवेल हो जाता है, ऐसी जगह पर हम लिक्विड सील को यूज़ करते हैं। और सिमिलरली फॉग सील भी वही काम करती है, लेकिन इसमें जनरली एग्रीगेट्स नहीं होते हैं फॉग सील में। ठीक है, बस यही दोनों में मेजर डिफरेंस इन दोनों में यही है। ऑलराइट, चलो क्वेश्चन नंबर 42 देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। 42 बोल रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग एक्सकेवेटर द मोस्ट सुटेबल एक्सकेवेटर फॉर ड्रेजिंग पर्पस विल बी। है ना, कौन सा सबसे सुटेबल एक्सकेवेटर है। अब यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिए तो हम कुछ बोल नहीं सकते हैं कि क्या ऑप्शन है यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 पर चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 43 बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये देखो ऐसे क्वेश्चन है ना, ऐसे क्वेश्चन आना तय है। एनवायरनमेंट में हम देख रहे हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन एमपीपीएससी पूछता ही पूछता है। आप 14 का भी क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन पेपर देख लो, या 16 का देख लो, या 17 का देख लो, कुछ ऐसे क्वेश्चन रहते हैं जो आउट ऑफ सिलेबस टाइप रहते हैं। मतलब कभी देखते ही नहीं हम कि मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी क्या होती है, ये चीज़ हम कभी नहीं देखते हैं हमारे सिलेबस में। तो इस टाइप के क्वेश्चन की आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हो कि 1-2 क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अगर ऐसे क्वेश्चन बनते हैं तो ठीक है, नहीं बनते हैं तो हम इन्हें इन्हें इग्नोर भी कर सकते हैं। ऐसा इतना ज़रूरी नहीं है कि सब क्वेश्चन ही हमसे बने। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग तो ईसीआर आई गई है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें, है ना। क्वेश्चन देखो, डिटरमाइन द मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ एलुमिना। हमें मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बतानी है एलुमिना की, जिसमें कि इन्होंने जो आइसोथर्मल दे रखा है, लेंगम्योर आइसोथर्मल दे रखा है, वो Q इज इक्वल टू, ये इक्वेशन पूरी इन्होंने यहाँ पर गिवन दे रखी है ना। और वेयर बता रखा है कि कहाँ पे कौन सी चीज़ क्या पे है, ये भी इन्होंने यहाँ पर
बता रखा है कि वेयर क्यू इज द मोल एंथ्रेसिन पर केजी और एल्यूमिना, और सिटी जो बता रखा है वो मोल एंथ्रेसिन पर लीटर लिक्विड बता रखा है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस को देखो, इसने मैक्सिमम पूछा, मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी पूछी है कि मैक्सिमम कितना एब्जॉर्ब हो सकता है, बस यही बात करनी है हमें, है ना। तो इसको ऐसे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 मैं यहाँ पे एक इक्वेशन लिख लेता हूँ जो हमें इन्होंने इक्वेशन गिवन दे रखी है। Q इज इक्वल्स टू 22 CT, Q इज इक्वल्स टू 22 CT डिवाइडेड बाय 1 प्लस 35 प्लस 1 प्लस 35 CT, 1 प्लस 35 CT। ठीक, ये हमें इक्वेशन इन्होंने गिवन दे रखी है और मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बतानी है। तो फॉर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, फॉर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी कैपेसिटी 1/CT इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, 1/CT क्या हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0 रहेगा। तो मैक्सिमम हमारी एब्जॉर्प्शन यहाँ पर कैपेसिटी हमें निकल जाएगी। तो अब देखो, इसको अगर मुझे सॉल्व करना है तो मैं कैसे सॉल्व करूँगा इसको, Q इज इक्वल्स टू, है ना, मैं CT से डिवाइड कर देता हूँ तो 1/CT हो जाएगा प्लस 35 हो जाएगा। तो 1/CT क्या रखना है हमें, ये रखना है 0। तो ये हो जाएगा 22 डिवाइडेड बाय 35। तो यहाँ से जो Q की वैल्यू निकल कर आएगी वो निकल कर आ जाएगी 0.6, एक सेकेंड मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, 0.6, 22 डिवाइडेड बाय 35, 0.6286, ठीक है। ये हमारी आ रही है मोल पर केजी, ठीक, मोल पर केजी, हेंस दिस इज द राइट आंसर। ऑलराइट, सो फॉर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी आपको याद रखना है 1/CT इज इक्वल टू 0 हमें होता है, या फिर CT इनफाइनाइट होता है। ऐसे भी आप याद रख सकते हो कि CT इनफाइनाइट होता है किसके लिए, फॉर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, इसके लिए। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो इस टाइप के क्वेश्चन अगर नहीं भी बनते ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, है ना। इस टाइप के मतलब ये क्वेश्चन ऐसा है कि तुक्के में ही सही होगा, है ना, हर एक को इसके आंसर नहीं पता होते हैं। और एक तो घबराने की, ऐसे क्वेश्चनों में घबराने की जरूरत नहीं है। चलो आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 44, रिकरिंग डिपॉजिट ऑफ ₹5,000 पर मंथ फॉर 12 मंथ इंस्टॉलमेंट विल ग्रो टू, है ना, 5,000 रुपये हम 12 मंथ की इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं और वो कितना ग्रो हो जाएंगे एट द एंड ऑफ 12 मंथ फॉर ए गिवन नॉमिनल इंटरेस्ट रेट 12% बट कंपाउंडेड एनुअली, एनुअली कंपाउंड हो रहा है। तो उसके लिए ये पूछ रहा है कि कितना आफ्टर 12 मंथ कितने हो जाएंगे कंपाउंडेड अगर हम एनुअली करेंगे, और 5,000 की पर इंस्टॉलमेंट देंगे कितने, 12% के हिसाब से, 12% के हिसाब से। तो देखो यहाँ पे है ना 2-3 कॉन्सेप्ट आते हैं जो कि यहीं समझ लो तो ज़्यादा बेहतर है। 2-3 मेथड्स होती हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर है, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 44, ये 44 नंबर का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन क्या होता है कि कैलकुलेशन यहाँ पे मुश्किल पड़ जाती है। तो पहले तो ये समझ लो कि जो मैं 4 प्रकार के आपको जो मेथड्स होती हैं, मेथड्स क्या होती हैं, जो 4 फॉर्मूले होते हैं, सिंकिंग फंड फैक्टर होता है या फिर कैपिटल रिकवरी रेशो होता है। इस प्रकार के जो 4-5 फॉर्मूले हैं वो मैं आपको यहाँ पे पहले बता देता हूँ, उसके बाद फिर हम इस क्वेश्चन का भी आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। तो चलो, जो सबसे पहला फॉर्मूला है उसको लिखो आप, कैपिटल रिकवरी फैक्टर, कैपिटल रिकवरी फैक्टर। इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है I इंटू 1 + I⁻n डिवाइडेड बाय 1 + 1 + I⁻n 1 + I⁻n -1, ठीक है।
तो ये पहला फॉर्मूला आपको याद रखना है। आई है यहाँ पे, इंटरेस्ट है, रेट मैं सब बताऊंगा अभी, ठीक है। ये ए है, नेक्स्ट बी, ठीक। इसी का ही जस्ट उल्टा, जो मतलब इसका अपोजिट हम बोल सकते हैं, वो होता है यूनिवर्सल सीरीज प्रेजेंट वर्थ फैक्टर। यूनिवर्सल सीरीज प्रेजेंट वर्थ फैक्टर, ये जस्ट अपोजिट होता है, अपोजिट नहीं मतलब रेसिप्रोकल होता है कैपिटल रिकवरी फैक्टर के, है ना। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, 1 प्लस आई रेस टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय आई इंटू 1 प्लस आई रेस टू द पावर n। आई जो होता है वो इंटरेस्ट रेट है, और n जो है वो है नंबर ऑफ ईयर्स के, कितने नंबर ऑफ ईयर्स पे हमने लोन लिया है, या जो भी लिया है, जो भी हमने परफॉर्म करा है एक्टिविटी, वो होता है, ठीक है। तो ये हो गए दो फॉर्मूले, ये हो गए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनके ऊपर एक क्वेश्चन आना इस साल भी तय है, हाँ। तो इसको तो आपको बहुत सिंसियरली लेना है ये फॉर्मूले इसको, ठीक है। सिमिलरली थर्ड थर्ड जो होता है वो होता है सिंकिंग फंड फैक्टर, जो कि अपने आप में बहुत फेमस है, ठीक है। इसके ऊपर एमपीपीएससी क्वेश्चन पूछता ही पूछता है, सिंकिंग फंड फैक्टर। 17 में भी क्वेश्चन पूछा गया है, 16 में आपने देख लिया है, और 14 के जब मैं आपको लास्ट ईयर के पेपर लगूंगा तो उसमें भी आपको ये फॉर्मूला देखने को मिलेगा सिंकिंग फंड फैक्टर का, यहीं से ही, ठीक है। तो सिंकिंग फंड फैक्टर जो होता है, इसे एस एफ एफ लिख देते हैं। इसका फॉर्मूला जो होता है वो होता है आई इंटू आई डिवाइडेड बाय 1 प्लस आई रेस टू द पावर n माइनस 1। ये सिंकिंग फंड फैक्टर का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट जो डी है वो होता है यूनिफॉर्म सीरीज फॉर्म सीरीज कंपाउंडेड अमाउंट फैक्टर। ये जस्ट रेसिप्रोकल होता है सिंकिंग फंड फैक्टर के, तो इतना ज़्यादा टफ आपको लगेगा नहीं ये याद करने में। 1 प्लस आई रेस टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय आई। तो ये कुछ आईएमपी फॉर्मूलेज हैं जो कि आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, रटे हुए होना चाहिए ये, ठीक है। चलो अब देखो, एक यहाँ पर एक फ़र्क होता है दोनों में, एक होता है फ्यूचर अमाउंट और एक होता है प्रेजेंट अमाउंट, ठीक है। तो जो सिंकिंग फंड फैक्टर है, या फिर ये क्या बोलते हैं हमारे यूनिफॉर्म कंपाउंडेड अमाउंट फैक्टर है, ये जो डिपेंड करते हैं, ये डिपेंड करते हैं फ्यूचर अमाउंट्स पे, ठीक है। कि जो फ्यूचर की अमाउंट है वो कितनी बन रही है, ऑलराइट। ये डिपेंड करते हैं फ्यूचर अमाउंट पे, ठीक है, कि फ्यूचर की अमाउंट कितनी बन रही है, ठीक। तो इसको हम जैसे सिंकिंग फंड फैक्टर है, तो सिंकिंग फंड फैक्टर का भी एक छोटा सा फॉर्मूला ये देते हैं कि ए बाय एफ, या फिर जैसे इसको मैं बोलता हूँ कंपाउंड यूनिफॉर्म सीरीज कंपाउंडेड अमाउंट फैक्टर। ये जो होता है यूनिफॉर्म सीरीज कंपाउंड यूनिफॉर्म सीरीज कंपाउंड अमाउंट फैक्टर, ठीक है। इसका जो फॉर्मूला होता है वो एफ बाय ए होता है, इसको ध्यान रखो, ये होता है एफ बाय ए। एफ क्या है यहाँ पे, एफ है जो फ्यूचर अमाउंट है, कि कितना फ्यूचर अमाउंट मतलब कितनी वर्थ बन रही है आफ्टर एन ईयर्स, के कितने एन ईयर्स के बाद कितना हमारा अमाउंट बन रहा है, डिवाइडेड बाय ए जो है, ए ये है कि कितना हम अभी प्रेजेंट में अमाउंट दे रहे हैं एज ए इंस्टॉलमेंट, है ना। कितना हम जैसे एक मंथ है तो एक मंथ में हमारी कितनी इंस्टॉलमेंट जा रही है, और वही जैसे 500 रुपये पर महीना, है ना। मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, 500 रुपीज़ पर मंथ, और ये अगर इसको आई से मतलब कितने इंटरेस्ट पर, आई हमें दिया हुआ है कि 12% के इंटरेस्ट पर लेना दिया हुआ है, ठीक है। एग्जाम्पल है ये, 12% के इंटरेस्ट पर दिया हुआ है, और उसकी एनुअल इनकम जो एनुअल है, सॉरी मंथली है, मंथली अमाउंट 500, है ना। तो ए क्या हो जाएगा आपका, मंथली अमाउंट जो हो जाएगा वो 500 हो जाएगा, एन जो हो जाएगा वो नंबर ऑफ ईयर्स हो जाएंगे, आई जो हो जाएगा हमारा इंटरेस्ट रेट हो जाएगा, और एफ जो रहेगा वो एफ ये रहेगा कि कितनी उसकी अमाउंट बन रही है आफ्टर फ्यूचर में,
है ना, ये चीज़ है, और वो कंपाउंडेड है, ये कंपाउंडेड फैक्टर है, यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि कंपाउंडेड। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, इतना कोई टफ नहीं है। बस आपको थोड़ा सा इनके बारे में पता होना चाहिए कि कौन सी चीज़ क्या बोल रहे हैं। और अगर ये भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है आपको, अगर आपके सिंपल इंटरेस्ट या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से आपके डेवलप हैं, तो ये सब चीज़ें याद रखने की ज़रूरत ही नहीं है, आप बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते हो वहाँ से। इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चंस आप लगाओ एप्टीट्यूड में, एप्टीट्यूड थोड़ा सा उठा लो, देखो एप्टीट्यूड में कि कैसे लगाए जाते हैं इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चंस, तो आप वहाँ से ये सब चीज़ें बहुत आसानी से निकाल सकते हो। ये कुछ भी नहीं है, बहुत आसान चीज़ें हैं, वहाँ पर एप्टीट्यूड की बुकें उठा लेना, वहाँ से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो फॉर्मूले हैं, तो मैंने बता दिया है। जनरली भी आप बहुत आसानी से इन्हें याद कर सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन हमारा देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। कि क्वेश्चन ये बोल रहा है कि रिकरिंग डिपॉजिट हो रहा है 5,000 रुपये पर मंथ। यही मैंने बोला कि एक महीने की इंस्टॉलमेंट कितनी जा रही है, इंस्टॉलमेंट जो जा रही है वो 5,000 रुपये पर मंथ की जा रही है। 12 इंस्टॉलमेंट है, और 12 इंस्टॉलमेंट है ना, 12 मंथ में देनी है। और नॉमिनल इंटरेस्ट रेट कितना है, 12% है नॉमिनल इंटरेस्ट रेट। तो पर मंथ का इंटरेस्ट रेट कितना हो जाएगा, पर मंथ का इंटरेस्ट रेट हो जाएगा 12% डिवाइडेड बाय 12, 12 महीने हैं, तो पर मंथ का इंटरेस्ट रेट कितना हो जाएगा, 1%। बस यही कैलकुलेट कर कर हमको निकालना है, और कुछ भी नहीं है यहाँ पर। ऑलराइट, तो क्या करेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, फ्यूचर के हमें निकालना है, तो ऑब्वियसली फ्यूचर वाला ही फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ऑब्वियसली फ्यूचर वाला ही फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो क्या है, उसने हमें बोल रखा है कि कंपाउंडेड एनी मतलब हमें कंपाउंडेड लेना है। तो जो हमें सीरीज का फॉर्मूला लेना पड़ेगा वो कौन सा लेना पड़ेगा, यूनिफॉर्म सीरीज का जो फॉर्मूला लेना पड़ेगा वो कंपाउंडेड लेना है, और फ्यूचर का निकालना है। ठीक है, तो फ्यूचर वाला फॉर्मूला लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ यूनिफॉर्म, सॉरी, यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म जो हमें फ्यूचर का यूनिफॉर्म सीरीज कंपाउंडेड अमाउंट फैक्टर। ठीक है, ये हमें लेना पड़ेगा, जो कि मैंने आपको क्या बताया था, एफ अपॉन ए होता है, जो फ्यूचर की अमाउंट डिवाइडेड बाय सिंगल पे, कि अभी कितना हम दे रहे हैं और फ्यूचर की अमाउंट कितनी बनेगी, इज इक्वल्स टू इसका हमने जो फॉर्मूला देखा था वो था 1 प्लस आई रेस्ट टू द पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय आई। ठीक है, अब n क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स, या फिर हमने कितने टाइम तक वो ली है, क्या इंस्टॉलमेंट ली है। तो इसने बताया है कि हमने 12 महीने तक इंस्टॉलमेंट्स लिए है ना, 12 मंथ के लिए। अब जब हमारा n अगर मंथ में है तो i भी काय में होगा, i भी मंथ में ही होना चाहिए ऑब्वियसली। अगर इंटरेस्ट रेट भी मंथ, अगर हमारा नंबर ऑफ जो नंबर n जो है अगर वो मंथ में है, तो जो आई रहेगा, इंटरेस्ट रेट रहेगा, वो भी ऑब्वियसली मंथ में ही होना चाहिए। तो पर मंथ का क्या इंटरेस्ट बन रहा है, पर मंथ का जो इंटरेस्ट बन रहा है 12% उसने गिवन दे रखा है, डिवाइडेड बाय एक साल में कितने मंथ होते हैं, 12। तो ये 1% पर मंथ का हमारा इंटरेस्ट रेट यहाँ से बन रहा है। बस ये चीज़ आप इसमें रख दो, हमारा अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगा। जो ए की वैल्यू उसने दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 5,000। ऑलराइट, एफ की वैल्यू निकालनी है, तो एफ क्या हो जाएगा, 1+0.01। ठीक है, रेस्ट टू द पावर एन की वैल्यू 12 है क्योंकि 12 महीने के लिए, -1 डिवाइडेड बाय 0.01, और ब्रैकेट क्लोज इंटू 5,000। बस यहाँ से कैलकुलेट होकर आ जाएगा जो 12 महीने बाद एनुअल अमाउंट बनेगा। यहाँ से मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, 1.01 रेस्ट टू द पावर 12 -1 डिवाइडेड बाय 0.01 इंटू 5,000। यह आ रहा है 63। एफ इज इक्वल टू जो आ रहा है वो आ रहा है 63,412.5 रुपीज़। ठीक है, ये दिस इज द राइट आंसर। ऑलराइट, तो ये सही आंसर है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या हो गया इसे, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एज पर क्वेश्चन नंबर 45, ये जो इन्होंने आंसर लगाया वो गलत है। ऑलराइट, चलो, एज पर दी आई एस 800/2007
द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर मटेरियल रेजिस्टेंस गवर्न बाय यील्डिंग फेलियर ऑफ द स्टील इज। ठीक है, तो ये इसने पूछा है कि कितना फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है व्हेन, जब हम फॉर किसके लिए, मटेरियल रेजिस्टेंस गवर्न बाय यील्डिंग फेलियर के लिए, जब यील्डिंग फेलियर होता है तो कितना पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं, तो वो देख लेते हैं। देखो 3-4 प्रकार के होते हैं, तो उसको याद ही कर लो, है ना, हमेशा के लिए, क्योंकि इस साल भी क्वेश्चन आ सकता है। ये क्वेश्चन 45 है आई थिंक, यस, क्वेश्चन नंबर 45। ठीक है, तो 3 जो होते हैं वो देख लेते हैं। रेजिस्टेंस गवर्न्ड बाय यील्डिंग, मटेरियल के लिए, हाँ, जो मटेरियल रेजिस्ट कर रहा है, गवर्न्ड बाय यील्डिंग, और इसको डिनोट करा जाता है गामा एम नॉट से। सिमिलरली है रेजिस्टेंस गवर्न्ड बाय बकलिंग, और इसे भी गामा एम नॉट से ही डिनोट करा जाता है। और एक और है जो कि है रेजिस्टेंस गवर्न बाय अल्टीमेट स्ट्रेस। रेजिस्टेंस, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी हमारे। गवर्नड बाय अल्टीमेट स्ट्रेस, जिसको हम बोलते हैं गामा M1। ठीक है, तो ये देख लो, इसके लिए जो होगा वो फॉर्मूला होगा, जो फर्स्ट वन के लिए जो आंसर रहेगा वो रहेगा 1.1। ठीक, सिमिलरली इसके लिए भी 1.1, और जो अल्टीमेट स्ट्रेस है उसके लिए जो रहेगा 1.25। ठीक, ये कुछ फैक्टर ऑफ सेफ्टी हैं जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा आईएमपी है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी है। ठीक है, और एक होता है गामा M1, सिर्फ गामा M। ठीक है, इसको गामा M1 से हम डिनोट कर रहे हैं, इसको गामा M नॉट से डिनोट कर रहे हैं, और एक और होता है, उसको भी याद ही कर लो आप, वो होता है फॉर मटेरियल, है ना, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर मटेरियल के लिए जो होता है वो होता है गामा M से इसको डिनोट करते हैं, और वो होता है 1.05। ठीक, ये शायद ही किसी को याद होगा, है ना, और ऐसे ही क्वेश्चन वो पूछेगा, ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा वो, ये किसी को ही शायद याद होगा, लेकिन मटेरियल के लिए 1.05 ही होता है। हाँ, ये ध्यान रखना है आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये यहाँ पे इन्होंने गलत लगाया है, सॉरी, ये तो सही लगाया है, मैं 1.05 के हिसाब से सोच रहा था, ये आंसर इन्होंने सही लगाया है। चलो क्वेश्चन नंबर 46 देखो, व्हाट इज द रिमेनिंग परसेंटेज ऑफ पैथोजेंस आफ्टर 1 मिनट ऑफ कॉन्टेक्ट टाइम ड्यूरिंग क्लोरिनेशन, है ना, कितने पैथोजेंस बच चुके हैं आफ्टर 1 मिनट, है ना, और जिसमें कि इन्होंने के की वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है 0.046 पर मिनट। ठीक है, तो इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो ऐसा होता है, इसको ऐसे समझो, जो फॉर्मूला दे रखा है कि कितने बच गए हैं, ऑल राइट, कितने बच गए हैं पैथोजेंस रिमेनिंग आफ्टर टाइम टी, है ना, कि कितने पैथोजेंस बच चुके हैं आफ्टर टाइम टी। तो इसको मैं एन से डिनोट कर रहा हूँ, एन इज इक्वल्स टू एन नॉट इनिशियल, के कितने इनिशियल थे, एन नॉट इंटू इंटू 1 माइनस ई रेस टू द पावर माइनस के इंटू टी। ठीक, ये हो, ऑल राइट, ये इक्वेशन मैंने दी है। अब यहाँ पर वो पूछ रहा है कि कितने कंज्यूम हो चुके हैं, आई थिंक ये पूछा है उसने, क्या पूछा है उसने, व्हाट इज द रिमेनिंग परसेंटेज, हाँ कितने बचे हैं, सॉरी, कि कितने, व्हाट इज द रिमेनिंग परसेंटेज ऑफ पैथोजेंस आफ्टर 1 मिनट ऑफ कॉन्टेक्ट टाइम, कि कितने बच चुके हैं, तो यही फॉर्मूला लगाएंगे हम कि कितने बच चुके हैं। तो इनिशियली लेट से अगर परसेंटेज में निकालना है तो इनिशियली 100% होंगे, ऑलराइट, और आफ्टर एन, आफ्टर टाइम 1 मिनट, आफ्टर टी इज इक्वल टू 1 मिनट, है ना, 1 मिनट, तो क्या होगा, और जिसमें कि के की वैल्यू इन्होंने दे रखी है 0.046 पर मिनट।
ठीक है, ये दे रखा है, बस लगा दो, निकल के आ जाएगा इजीली। 100 इंटू 1 माइनस ई रेस टू द पावर 0.046 इंटू 1 मिनट। ठीक है, तो जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये कुछ कैलकुलेट ये होकर आएगा, ये माइनस है यहाँ पर, हाँ ये माइनस है यहाँ पे, तो ई रेस टू द पावर -0.046 इंटू 1 और 1 माइनस दिस इंटू 100, ये कुछ 5.5 के अराउंड कुछ बच रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? तो सॉरी, ये थोड़ा सा हल्का सा मिस्टेक हो गया, रिमेनिंग नहीं होगा, ये रिमूव होगा। सॉरी 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 सॉरी, ये रिमूव होगा। पैथोजेंस रिमूव आफ्टर टाइम टी, कि कितने पैथोजेंस रिमूव हो चुके हैं, तो वो हम यहाँ पर निकाल रहे हैं। तो कितने पैथोजेंस रिमूव हो चुके हैं, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 4.49%। इतने पैथोजेंस आफ्टर 1 मिनट रिमूव हो चुके हैं। ठीक है, पैथोजेंस रिमूव आफ्टर टाइम टी, के कितने पैथोजेंस निकल चुके हैं। एन नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस ई रेस टू द पावर के टी। अब इतने पैथोजेंस रिमूव हो चुके हैं, तो रिमेनिंग कितने होंगे, तो रिमेनिंग जो होंगे वो होंगे 100 माइनस 4.49। ठीक है, तो ये कुछ 95 के अराउंड मेरे ख्याल से निकल कर आना चाहिए, 95.51%। इतने पैथोजेंस जो अभी बाकी हैं अंदर, है ना, इतने पैथोजेंस जो रिमेनिंग है, पैथोजेंस रिमेनिंग, यहाँ लिख लो पैथोजेंस रिमेनिंग। पैथोजेंस रिमेनिंग, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था मुझसे, वहाँ पर कंफ्यूज हो गया था, मैं रिमूव लिखना था तो मैंने रिमेनिंग लिख लिया, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। ऑलराइट, तो ये आंसर आपका सही है, 95.51, दिस इज द राइट आंसर। ये क्वेश्चन है, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 46, ये क्वेश्चन नंबर 46 है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। Question number 47. A wastewater treatment plant disposes of its effluent in a surface stream. Characteristics of the stream and effluent are shown below. ये सब characteristics और पैरामीटर दे रखा है और ये सब हमें दे रखा है। ये बोल रहा है कि 420 डिग्री सेंटीग्रेड स्ट्रीम वाटर टेम्परेचर इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इज 9 पॉइंट, है ना, जो डीओ बता रखा है इसने, है ना, सेचुरेशन डीओ की एक वैल्यू दे रखी है, वो दे रखी है 9.17 मिलीग्राम पर लीटर, और नो टेम्परेचर करेक्शन इज रिक्वायर्ड। आंसर द फॉलोइंग। कैलकुलेट द अल्टीमेट बीओडी ऑफ वेस्ट वाटर एंड मिक्स स्ट्रीम वाटर, मिक्स वाटर निकालना है। ठीक है, अल्टीमेट बीओडी निकालना है, बीओडी ऑफ मिक्स बताना है। ठीक है, तो बीओडी ऑफ 5 दे रखा है इन्होंने हमें, यहाँ पे बीओडी ऑफ 5 दे रखा है 100, जो कि वेस्ट वाटर का है, और स्ट्रीम वाटर का है 2, और सिमिलरली फ्लो दे रखा है 0.2, और ये दे रखा है 4। ऑल राइट, ये सब मीटर क्यूब पर सेकेंड में है और ये मिलीग्राम पर लीटर में है। तो देखो बीओडी 5 ऑफ मिक्स अगर हमें बताना है, तो ये क्वेश्चन नंबर 47 है। इसका फॉर्मूला बहुत इजी है, बीओडी ऑफ स्ट्रीम मल्टीप्लाइड बाय डिस्चार्ज ऑफ स्ट्रीम प्लस, ठीक है, बीओडी ऑफ रिवर वेस्ट वाटर, बीओडी ऑफ वेस्ट वाटर मल्टीप्लाइड बाय डिस्चार्ज ऑफ वेस्ट वाटर डिवाइडेड बाय टोटल डिस्चार्ज, मतलब स्ट्रीम का डिस्चार्ज प्लस वेस्ट वाटर जो हमारा आ रहा है उसका डिस्चार्ज, ये हमें निकालना है। तो बीओडी 5 का मिक्स निकल जाएगा, और हमें पता है कि बीओडी 5 डिवाइडेड बाय बीओडी अल्टीमेट जो होता है, बीओडी यू जो होता है, उनका जो रेशो रहता है वो रहता है 0.68। ठीक है, तो बीओडी ऑफ 5 यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे, ये यहाँ से कैलकुलेट कर देंगे इसमें, और अल्टीमेट बीओडी हमारा यहाँ से कैलकुलेट होकर आ जाएगा। बहुत इजी है, सब गिवन दे रखा है उसने हमें, तो यहाँ से एक एक चीज़ें उठा के रख लो, इजी है। बीओडी ऑफ स्ट्रीम कितना दे रखा है उसने, ये देखो क्वेश्चन में, और डिस्चार्ज ऑफ स्ट्रीम, बीओडी ऑफ स्ट्रीम दे रखा है 2 और डिस्चार्ज ऑफ स्ट्रीम दे रखा है 4। ठीक है, तो 4 इंटू 2 इंटू 4 प्लस बीओडी ऑफ वेस्ट वाटर 100, और फ्लो जो दे रखा है 0.2, 100 इंटू 0.2 डिवाइडेड बाय टोटल डिस्चार्ज जो हो जाएगा
वो 4 प्लस 0.2 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से कैलकुलेट कर रहा हूँ 20 प्लस 8, 28 डिवाइडेड बाय 4.2, तो ये निकल कर आ रहा है 6.6। ठीक है, जो BOD 5 मिक्स जो निकल कर आ रहा है वो निकल कर आ रहा है 6.6 मिलीग्राम पर लीटर, है ना, क्योंकि यूनिट इसमें ही है। ऑलराइट, अब बस इस इक्वेशन में रख देते हैं हम ये जो BOD 5 डिवाइडेड बाय BOD 5 डिवाइडेड बाय BOD अल्टीमेट, ये होता है 0.68। तो BOD 5 हमें पता है 6.66 डिवाइडेड बाय 0.68 लगाएंगे तो अल्टीमेट BOD हमें कैलकुलेट होकर आ जाएगा, जो कि आएगा डिवाइडेड बाय 0.68, यह आएगा 9.8। ऑल राइट, तो जो BOD अल्टीमेट है वो 9.8 आ रहा है, 9.8 मिलीग्राम पर लीटर। ऑल राइट, सो दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द प्लास्टिक मॉडुलस ऑफ रेक्टेंगुलर बीम ऑफ विड्थ 200 एंड डेप्थ 400, है ना। प्लास्टिक मॉडुलस पूछा है, सेक्शन मॉडुलस नहीं पूछा है, ये ध्यान रखिएगा आप, नहीं तो कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर 48 है ये, है ना, ये सेक्शन मॉडुलस नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 48 है, और प्लास्टिक मॉड्यूलस फॉर रेक्टेंगुलर सेक्शन, फॉर रेक्टेंगल के लिए। ठीक है, जैसे कि ये एक रेक्टेंगल है। ठीक है, ये इसकी डेप्थ D है और ये इसकी विड्थ B है ना। तो ये पूछ रहा है कि किसका प्लास्टिक मॉडुलस क्या होगा, जिसको ZP से डिनोट करते हैं, वो होता है BD² अपॉन 4, है ना। इसका एक फॉर्मूला और होता है A/2 इंटू Y1 प्लस Y2, CG है ये, है ना। यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हो आप, ये हो जाएगा Y1 और ये हो जाएगा Y2। ठीक है, ये वाला पोर्शन, ये न्यूट्रल एक्सिस या प्लास्टिक एक्सिस है, ये जो प्लास्टिक सेक्शन की एक्सिस है, ये न्यूट्रल एक्सिस प्लास्टिक की। और यहाँ से जो ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा D/4, ये डिस्टेंस हो जाएगी, और सिमिलरली ये डिस्टेंस भी हो जाएगी D/4। Y1 Y2 रखना, यहाँ पे B की वैल्यू रख देना, एरिया की वैल्यू रख देना B/D। जो फॉर्मूला कैलकुलेट होकर आएगा वो ये फॉर्मूला कैलकुलेटर होकर आएगा। ऑलराइट, अब इसने 200 और 400 गिवन दे रखा है क्वेश्चन में, है ना, 200 और 400। तो यहाँ पे देखो ZP इज इक्वल टू 200 इंटू 400 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। ऑलराइट, तो ये कुछ 8 के अराउंड कुछ आना चाहिए। यहाँ पे क्या है, 8 इंटू 10⁻⁶, ये इन्होंने टिक करा है, मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। 400, ठीक है, 4, हाँ ठीक, 8 इंटू 10⁻⁶ mm की पावर क्यूब। ठीक, दिस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 49, कैलकुलेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ रिमूवल ऑफ फॉस्फोरस इन प्राइमरी सेटलिंग टैंक टू ओवरऑल रिमूवल इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट स्केचमेटिक इज इन्फ्लुएंट वाटर, ठीक है, प्राइमरी बायोलॉजिकल एरिएशन यूनिट और सेकेंडरी सेटलिंग टैंक और एफ्लुएंट, ये सब दे रखा है। अब मैं यहाँ पे गारंटी से बोल सकता हूँ कि यहाँ पर अगर आपने क्वेश्चन को नहीं समझा, इस क्वेश्चन को नहीं समझा, तो 80 से 90% बच्चे इसको आता हुआ भी गलत कर जाएंगे। क्वेश्चन आता है, बहुत इजी है, लेकिन अगर नहीं समझा, इसकी लैंग्वेज यहाँ पे बहुत IMP है, लैंग्वेज, है ना, क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत घुमा के क्वेश्चन उसने पूछा है कि कैलकुलेट कंट्रीब्यूशन ऑफ रिमूवल ऑफ फॉस्फोरस, है ना, रिमूवल बताना है कि फॉस्फोरस का कितना रिमूवल हुआ है, किसमें, प्राइमरी सेटलिंग टैंक के अंदर पूछ रहा है वो, ओवरऑल रिमूवल इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, समझे, किसका बताना है, प्राइमरी सेटलिंग टैंक का, डिवाइडेड बाय ओवरऑल रिमूवल बोल रहा है वो। बस ये यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा तो खेल खत्म हो जाएगा। ठीक है, बाकी और कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। तो देखो, इसको देखो, यहाँ से समझो, ओवरऑल रिमूवल पूछ रहा है वो, तो ओवरऑल में मतलब हम इन्फ्लुएंट से एफ्लुएंट बन गया, तो कितना फॉस्फोरस रिमूव हो रहा है, 7 से कितना हो गया,
5 हो गया। तो जो ओवरऑल रिमूवल है, ये ओवरऑल रिमूवल है, ये तो हमें समझ में आ रहा है कि 2 मिलीग्राम पर लीटर रिमूव हो चुका है। ऑलराइट, अब सिमिलरली अब वो बोल रहा है कि प्राइमरी सेडिमेंट सेटलिंग टैंक में, है ना, प्राइमरी सेटलिंग टैंक में कितना रिमूव हुआ है। तो देखो इन्फ्लुएंट आया, काय में गया, प्राइमरी सेटलिंग टैंक में, है ना। यहाँ पर देखो इन्फ्लुएंट काय में जा रहा है, प्राइमरी सेटलिंग टैंक में, और उसके बाद जा रहा है बायोलॉजिकल एरिएशन टैंक में। तो जो इन्फ्लुएंट आया उसका 7 था, और आफ्टर सेटलिंग मतलब इन्फ्लुएंट काय में गया, एरिएशन टैंक में गया, तो कितना हो रहा है, 6 हो रहा है। तो यहाँ से कितना रिमूव हो रहा है, यहाँ से हो रहा है रिमूव 1, और वहां से जो रिमूव हो रहा है वो हो रहा है, ये जो रिमूव हो रहा है ये रिमूव हो रहा है 2। ठीक, बस इसी का ही रेशो बताना है। यहाँ पे है 1, यहाँ पे 2, तो इन दोनों का रेशो बताना है और कुछ भी नहीं करना है। तो ये बहुत आसान हो गया। अब तो यहाँ से कैलकुलेट करना कितना हो जाएगा, यहाँ से 1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा 50%। 50% का यहाँ से रिमूवल हो रहा है। जो इन्होंने यहाँ पे टिक लगाया है विच इज़ द रॉन्ग, ये रॉन्ग है, यहाँ पे ये सही है, 50% का रिमूवल हो रहा है। एक बार फिर से देख लो, इन्फ्लुएंट से प्राइमरी में जा रहा है और प्राइमरी से बायोलॉजिकल एरिएशन टेक में जा रहा है। तो इन्फ्लुएंट से प्राइमरी में गया तो इन्फ्लुएंट था, और यहाँ पे प्राइमरी बायोलॉजिकल में गया तो कितना रिमूव हुआ, 1 का रिमूवल हुआ। सिमिलरली यहाँ देखो कि इन्फ्लुएंट से एफ्लुएंट में ओवरऑल रिमूवल कितना हो रहा है, 7 माइनस 5, तो 2। ठीक है, तो बस 1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू 50%। दिस इज द राइट आंसर, 50% इज द राइट आंसर। चलो आगे देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, लास्ट क्वेश्चन है ये आज का, और फिर नेक्स्ट टाइम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। ये बोल रहा है कि द प्रिंसिपल राफ्टर ऑफ रूफ ट्रस इज इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 15 डिग्री सॉरी, नो एक्सेस इज प्रोवाइडेड except maintenance. The roof is subjected to imposed load of 0.75 kilonewton per meter square. The design imposed load पूछ रहा है वो कि डिजाइन imposed load क्या होगा। तो देखो रूफ ट्रस के लिए जो डिजाइन imposed load का फॉर्मूला होता है वो भी बहुत आसान रहता है ना। यहीं पे बता देता हूँ मैं आपको, जो रूफ ट्रस के लिए डिजाइन imposed load का फॉर्मूला होता है वो होता है 0.75 मल्टीप्लाइड बाय माइनस इसमें इरेजर नहीं है, आई थिंक है 0.75 माइनस 0.02 इंटू एंगल ऑफ रूफ ट्रस -10 डिग्री। ठीक है, -10 डिग्री। ठीक है, बस ये लेना है हमें, है ना। ये सब काय में है, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में ही चल रहा है ना। ये इम्पोज लोड का फॉर्मूला होता है रूफ ट्रस के लिए, ये इम्पोज लोड का फॉर्मूला होता है रूफ ट्रस के लिए। ठीक, चलो मैं वही बता देता हूँ, वही लिख देता हूँ सब ये। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी हमारे। क्वेश्चन नंबर 50, ठीक, इम्पोज लोड ऑन रूफ ट्रस, इम्पोज्ड लोड, आज बहुत मिस्टेक हो रहा है पता नहीं क्यों। इम्पोज लोड ऑन रूफ ट्रस, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 0.75 माइनस एंगल ऑफ रूफ ट्रस माइनस एंगल सॉरी माइनस 0.02 में मल्टीप्लाइड करना भूल गया हूँ, पहले ही लगा देता हूँ, नहीं तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। -0.02 इंटू एंगल ऑफ रूफ ट्रस -10 डिग्री। ठीक है, अब इन्होंने एंगल कितना दे रखा है, 15 दे रखा है, तो बस यहाँ पे लगा दो 0.75 माइनस 0.02 इंटू 15 माइनस 10। अब यहाँ पर जब कैलकुलेट करोगे तो ये निकल कर आएगा 0.65 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, विच इज़ द
राइट आंसर, यही इसका राइट आंसर है। इसके अलावा और भी लोड होते हैं, स्नो लोड भी हम कंसिडर करते हैं इसमें रूफ ट्रस में। और कब तक कंसिडर करते हैं, 50 डिग्री तक हम कंसिडर करते हैं। अगर रूफ ट्रस का स्लोप अगर 50 डिग्री से मोर देन 50 डिग्री है तो फिर हम उसमें स्नो लोड कंसिडर नहीं करते हैं। ऑलराइट, इस बात को भी ध्यान रखिएगा आप। ऑलराइट, और इसमें हम स्नो लोड कौन सा लेते हैं ये भी लिख लो आप, स्नो लोड कौन सा, स्नो लोड कितना लेते हैं। तो क्या हो रहा है, यहाँ पे लिखो स्नो लोड। स्नो लोड हम लेते हैं 2.5 kg पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और कहाँ तक लेते हैं, 50 डिग्री तक, इसे हम कंसिडर करते हैं अप टू 50 डिग्री, ठीक है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। और कहाँ से मिलता है ये हमें मिलता है IS 875 पार्ट 3 से हमें ये देखने को मिलता है। इसका जो फॉर्मूला है ये हमें वहाँ से देखने के लिए मिलता है रूफ ट्रस के लिए। अब जो रूफ ट्रस है, देखो रूफ ट्रस के लिए एक चीज़ और होती है जो कि हो सकता है कि इस साल आ जाए, इस ईयर वो पूछ सकता है कि जो कॉस्ट होती है, कॉस्ट ऑफ रूफ ट्रस, मतलब इकोनॉमिकल कॉस्ट ऑफ रूफ ट्रस जो होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है, किसको बोलते हैं इकोनॉमिकल कॉस्ट ऑफ रूफ ट्रस। तो उसको भी आप लिख लो यहाँ पर, याद रखो ये सब चीज़ें है ना, ये सब चीज़ें आ सकती है इस ईयर, ठीक है। तो ये होता है टोटल कॉस्ट ऑफ रूफ ट्रस, टोटल कॉस्ट ऑफ रूफ ट्रस, ठीक है। और ये जो होता है टी से अगर हम इसे डिनोट करते हैं तो टी इज इक्वल टू 2p प्लस आर का ये रेशो बनता है, जिसमें कि जो ट्रस मेंबर है, ठीक है, जिसमें कि आर जो है, आर इज इक्वल टू रहता है कॉस्ट ऑफ रूफ, ठीक। और जो पी रहता है, सॉरी यहाँ पे ही मैंने लिख दिया इसको, 2p प्लस आर, जो कि पी रहता है कॉस्ट ऑफ परलिन्स, कॉस्ट ऑफ परलिन्स, और ये इकोनॉमिकल होता है ना। और जो टी रहता है कॉस्ट ऑफ वन ट्रस, कॉस्ट ऑफ वन ट्रस, ठीक है, ये इकोनॉमिकल होता है। ऑलराइट, और जो सबसे इफिशिएंट सेक्शन होते हैं रूफ ट्रसेस के लिए वो ट्यूबुलर सेक्शंस होते हैं। इस बात को भी आपको ध्यान रखिएगा, इस साल ये सब क्वेश्चंस आ सकते हैं। हाँ, ट्यूबुलर सेक्शन इज द मोस्ट इफिशिएंट सेक्शन फॉर रूफ ट्रस, है ना। ट्यूबुलर सेक्शन इज द मोस्ट efficient section for रूफ ट्रस। बहुत ही आज 10-15 मिनट ज़्यादा हो गए, कोई बात नहीं। रूफ ट्रस, चलो, तो ये कुछ IMP बातें हैं, आपको ध्यान रखना है ना। और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें कि हम 50 से लेकर 40 तक 60 तक क्वेश्चन हमारे कवर करेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।